अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो? और इंडिया वालों, आप भी। जय श्री राम। अच्छा जी। तो सऊदी अरब ने ईरानी एम्बेसी के मिलिट्री अटैची को, उसके असिस्टेंट को और 3 और बंदों को सऊदी अरब से जाने का ऑर्डर दे दिया। बट ये जो एम्बेसी होती है, ये तो एक दूसरे मुल्क के दरमियान दोस्ती, सखाफत, ट्रेड, ठीक है, इन चीजों के लिए बनाई गई होती है ना। तो फिर सऊदी अरब को ऐसा क्या महसूस हुआ कि उसने ईरान के मिलिट्री अटैची को, उसके असिस्टेंट को और 3 बंदों को जो है वो सऊदी अरब से जाने का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, इंटेलिजेंस में इसको कहा जाता है पीएनजी, परसोना नॉट ग्रेटा। ठीक है। जब भी आपके मुल्क में किसी और मुल्क की एम्बेसी के लोगों पे आपको शक होता है ना कि वो किसी किस्म की जो है ना इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, या वो आपके मुल्क के सिस्टम को जो है ना, या ट्रेड को, किसी भी चीज को सबोटाज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है एम्बेसी में मौजूद लोगों को ऑर्डर कर देती है कि आप हमारे मुल्क से चले जाएं। इसे कहा जाता है पीएनजी, परसोना नॉट ग्रेटा। तो सऊदी अरब ने ईरानी एम्बेसी के 4 से 5 लोगों को सऊदी अरब छोड़ने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें उनके मिलिट्री अटैची भी है, असिस्टेंट भी है और 3 और स्टाफ है। समझ आ गए आपको? नॉर्मल हम जो सिविल लोग होते हैं ना, मतलब आप लोग, मैं तो सिविल नहीं हूँ, नॉर्मल सिविल लोग ये समझते हैं कि किसी भी मुल्क में जो एम्बेसी है उसका काम जो है ना, उस मुल्क में मौजूद लोगों को हेल्प प्रोवाइड करना होता है, वीजे प्रोवाइड करना होता है, उनकी वेरिफिकेशन करनी होती है, क्लेरिफिकेशन करनी होती है। किसी और मुल्क में अपने मुल्क के लोगों को जो है ना वो किसी भी किस्म की सर्विस प्रोवाइड करना होता है। एम्बेसीज का ये काम तो होता है, ठीक है। बट इसके अलावा जो एम्बेसीज का सबसे मेन काम होता है ना, 65 से 70% एम्बेसीज जिन कामों के लिए बनाई जाती हैं वो होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग। ठीक है। फिर मिसाल के तौर पे, अब ईरान की जो एम्बेसी है ना सऊदीया में, वो सऊदीया में तिजारत, सकाफत, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में भी डील करेगी। ईरान में किस चीज की जरूरत है, ईरान में क्या ज्यादा बनता है जो सऊदीया में ट्रेड किया जा सकता है, सऊदीया में क्या ज्यादा है जो ईरान में ट्रेड किया जा सकता है, ये होती है सारी ट्रेडिंग। ठीक है। इसके अलावा जो एम्बेसी का 65 से 70% काम होता है ना, वो होता है उस मुल्क की इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि इस मुल्क में गवर्नमेंट किनकी है, उनका मोराल कैसा है, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो हमारे मुल्क के लिए खतरनाक तो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इनके मुल्क में जो है ना वो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन कौन से हैं, मौजूद हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स उन लोगों को कहा जाता है जो वक्त की गवर्नमेंट या बादशाह के खिलाफ जो है वो अपने दिल में किसी भी किस्म का बुग़्ज़ रखते हैं, या किनार, क्या बोलते हैं उसे, किनार रखते हैं। ठीक है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिन्हें कोई भी मुल्क वक्त आने पे पैसा दे के खरीद सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में वो लोग जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो हमारे मुल्क के तो है, बट उन पे हम भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें कहा जाता है हाइपोक्रेसी टाइप पीपल। ठीक है। मुनाफिक किस्म के लोग, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई भी मुल्क वक्त आने पे पैसा दे के खरीद सकता है कि भाई आप जो है ना अपने मुल्क में फलां को मार दो, तोड़ फोड़ करो, सबोटाज कर दो, ठीक है, या एसेसिनेशन कर दो। अपने मुल्क के हालात खराब करने में जो लोग मददगार साबित होते हैं ना, उन्हें कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। तो अब जैसे ईरान एम्बेसी थी सऊदी अरब में, उसका काम सिर्फ अच्छे काम करना नहीं था, उसका काम ये भी था कि सऊदी अरब में कौन बुरे लोग हैं, किस हद तक बुरे लोग हैं, हमारे किस काम आ सकते हैं, उनको भी अपनी डायरी में नोट डाउन रखना, वक्त आने पे उनसे काम लेना, और थोड़े थोड़े टाइम में जो है ना उनकी टैपिंग करते रहना। टैपिंग इंटेलिजेंस में कहा जाता है कमर को थपथपाना। मिसाल के तौर पे, अगर मैं इंडिया की किसी एम्बेसी में होता और वहां मुझे कोई नॉन स्टेट एक्टर का पता चल जाता, तो मैं थोड़े थोड़े वक्त में उससे गपशप रखता, हेलो भाई कैसे हो, ठीक हो, किसी चीज की जरूरत हो बताना बताना। उसके ना बोलने के बावजूद भी मैं उसे जो है ना अपनी डोनेशन का आदी बनाता। डोनेशन मतलब चाहे वो पैसा हो, दोस्ती हो, अच्छे अल्फाज हो, हमदर्दी हो, उसे मैं अपना इतना आदी बनाता है कि
उस पर थोड़ा सा भी बुरा वक्त आता ना, वो ठक करके मुझे कॉल करता कि राव साहब फला मसला आ गया, मेरी मदद करें। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि फिर एट एट दैट टाइम जब मुझे जरूरत होती, तो वो बंदा मुझे प्रोवाइड करवाता, चाहे वो मुझे क्रिमिनल प्रोवाइड करवाता, एक्सप्लोजिव प्रोवाइड कराता, किसी भी जगह के नक्शे डिजाइन, ठीक है, ये सारी चीजों में वो मेरी मदद करता। तो कम टू द पॉइंट, अब सऊदी अरब ने ईरान की एम्बेसी के लोगों को कर दिया है पीएनजी, पर्सोना नॉन ग्रीटा। वो ईरान चले गए हैं वापस, और इस जो एक्शन लिया है सऊदी अरब ने, इसका कोई रिटेलिएशन या कोई जवाब ईरान ने नहीं दिया। ठीक है, ईरान बिल्कुल खामोश करके बैठ गया है, और वो खामोश करके इसलिए बैठ गया है क्योंकि उसे पता है कि जितने यूएई और गल्फ कंट्रीज है ना, ये है अमेरिका की तरफ टिल्ट। टिल्ट मतलब इनका झुकाव जो है वो अमेरिका की तरफ है। और जाहिर सी बात है, ईरान की अगर एम्बेसी सऊदी अरब में है तो वो तो अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करेंगे। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अमेरिका ईरान को सबोटाज कर रहा है, तो फिर ईरान भी सबोटाज करेगा। अब क्योंकि ईरान डायरेक्ट ईरान से अमेरिका तक सबोटाज नहीं कर पा रहा, ना उसकी इस तरह की कोई प्लानिंग है सबोटाज करने की, बिकॉज ऑफ द अलाइज कंट्रीज विद द यूएस। ठीक है, अलाइज कंट्रीज इस तरह, जैसे अभी ईरान कोई मिसाइल फायर करता है ना इसराइल पे, तो वो इसराइल ही इंटरसेप्ट नहीं कर रहा होता। इसराइल से पहले जॉर्डन, जॉर्डन से पहले सीरिया, इराक और सऊदी अरब, ये सारे मुल्क ईरान का मिसाइल इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उससे अगर बच जाता है तो ईरान का मिसाइल जाके गिरता है इसराइल पे, क्योंकि इसराइल अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका की हुकूमत, उनकी बेसिस जो है ना, ये इराक, जॉर्डन, सीरिया, इन सब इलाकों में मौजूद हैं, जो कि ईरान और इसराइल के बीच में आते हैं। तो अब 48 घंटे की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन नहीं करता तो मैं उसे जो है ना, उसके एनर्जी सेक्टर्स को, जैसे जहां से भी पानी वो लोग सरकारी सतह पे निकालते हैं या बनाते हैं, गैस सरकारी सतह पे निकालते हैं या बनाते हैं, या पेट्रोल डीजल सरकारी सतह पे निकालते हैं या बनाते हैं, बिजली जहां बनाते हैं, मैं उन जगहों को करूंगा हिट। तो इसकी रिटेलिएशन में ईरान ने कहा है, भाई साहब अगर आप हमारे एनर्जी सेक्टर को हिट करते हैं तो मैं आपके अलाइज कंट्रीज, मिसाल के तौर पे यूएई, कतर, बहरीन, सऊदिया, ठीक है, मैं इन सब इलाकों के एनर्जी सेक्टर को करूंगा हिट, और मैं इन्हें पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसा दूंगा। ठीक है, एक तो ये मैटर चल रहा है। ठीक है, दूसरा मैटर, बिल गेट्स जो है उसने कोई सल्फ्यूरिक केमिकल का तजुर्बा किया था, जो कि बड़ा कामयाब साबित हुआ है, जिसके असरात इंडिया में, पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखे गए हैं। अजीब किस्म की बारिश हुई है, अजीब किस्म की स्नो हुई है। तो इंडिया में तो ये लास्ट 2 दिन में जो बारिश है और जो मौसम हुआ है ना उत्तर प्रदेश में, उसको देख के तो वहां के लोग भी हैरान हैं। दिन के 2 बजे, 10 बजे, 9 बजे ऐसा लग रहा है जैसे रात का टाइम हुआ है। ठीक है, तो बिल गेट्स को मुबारक हो, उसका तजुर्बा बेहतरीन साबित हुआ। अब उसके हाथ में कंट्रोल है कि वो जब चाहे किसी भी मुल्क की क्रॉप्स को, फसलों को वो नुकसान पहुंचा सकता है, तबाह और बर्बाद कर सकता है। ये जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम और टेक्नोलॉजी है ना, ये इन रिसेंट टाइम बिल गेट या अमेरिका के पास नहीं है। ये 1980-85 से अरब यूरोपियन ममालिक अमेरिका के पास आ चुकी थी। इसमें क्या होता है, इसमें ये जहाज के जरिए हवा में जो है ना, वो सल्फ्यूरिक केमिकल होता है और सोडियम, नमक, फॉर एग्जाम्पल आप कह लें, ये हवा में जो है ना नमक को स्प्रे करते हैं। नमक को स्प्रे करने से क्या होता है, वो नमक जो है ना, वो स्प्रे होने के बाद अपने आसपास एटमॉस्फेयर की सारी नमकियात को खींच लेता है और वो बूंद की शक्ल ले लेता है। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि ये तजुर्बा गोरों के पास 1980-85 में आ चुका था कि किसी भी जगह वो मसनूई बादल बरसा के सोडियम जो है ना, वो उसको स्प्रे करके वो बारिश बरसा सकते हैं। अब बिल गेट्स साहब जो है वो इंडिया में फसलें तबाह करने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में फसलें तबाह करने में लगे हुए हैं। ठीक है, मौसम को जो है ना वो खराब करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी देने में लगा हुआ है ईरान को कि भाई मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और ईरान ने रिटेलिएशन में ये कहा है कि तुम अगर मेरे एनर्जी सेक्टर पे
कब्जा करोगे या धमाका करोगे, उसको सबोटाज करोगे, तो मैं गल्फ कंट्री को उड़ा दूंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई साहब, जो कयामत की निशानियां बताई गई थी ना, वो पूरी हो रही हैं। ठीक है, दिन के टाइम रात हो रही है। इंडिया में देखा गया दोपहर के 2 बजे बिल्कुल रात के 9 बजे जैसा मौसम हुआ था। एक बात। दूसरी बात, अनाज की किल्लत। कयामत की निशानियों में जो हम देखते हैं, उसमें तो हमने ही देखा था ना कि कयामत के करीब अनाज की किल्लत हो जाएगी, लोगों को जो है ना वो जरूरत से कम अनाज मिलेगा। हालिया दिनों में हमें ये दिख रहा है कि अनाज की किल्लत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ये हम इंसानों की ही जो ये इजादात है ना, जैसे बिल गेट्स ने बारिश, मौसम से छेड़छाड़, इनकी वजह से अनाज की किल्लत आएगी और ये आने वाली है। क्योंकि इंडिया में जिस तरह की बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, वहां मौजूद तरबूज की फसलें और तरबूज जो है वो ओले तरबूज पे गिरे हैं और तरबूज के अंदर पेनिट्रेट कर गए। मतलब इतने बड़े साइज के 1x1 2x2 के जो ना ओले गिरे और वो तरबूज की फसलों को उन्होंने खराब कर दिया, उन्होंने मकई की फसलों को उन्होंने खराब कर दिया। ठीक है। और कयामत की जो तीसरी निशानी थी, पानी। अब ट्रंप ने जिस तरह 48 घंटे की धमकी दी है और ईरान ने जो है रिटेलिएट किया है ट्रंप को कि भाई साहब अगर आप हमारे एनर्जी सेक्टर को उड़ाओगे तो हम आपकी बजा देंगे, आपके अलाइड कंट्रीज की बजा देंगे। तो ये तीसरी निशानी भी कंप्लीट होने वाली है, जिसमें जितने ये गल्फ कंट्रीज हैं इनमें अब पानी की किल्लत होगी, क्योंकि ट्रंप तो मिसाइल मारेगा। अगर उसने कहा है कि वो ईरान के एनर्जी सेक्टर को उड़ाएगा तो वो उड़ाएगा। और रिटेलिएट करते हुए ईरान जो है उसके अलाइड कंट्री है, गल्फ कंट्रीज वगैरह जो है, कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, इनके पानी और एनर्जी के सेक्टर को उड़ाएगा। तो पानी की किल्लत भी आने वाली है। जो कयामत की चौथी निशानी थी ना, जो कि सबसे मतलब ज्यादा हाईलाइट है, कयामत की निशानियों में जो स्टार्ट की टॉप निशानी है ना, उनमें से एक ये भी है कि सबसे पहले अरब ममालिक और ये अरब कौम तबाह हो जाएगी, और वो टाइम आ चुका है। दुबई का एयरपोर्ट जो एक घंटे में $1 मिलियन का बिजनेस करता था या 10 मिनट में करता था, वो बंद पड़ा हुआ है। दुबई की सारी जो है ना वो टूरिज्म बंद पड़ी हुई है। दुबई और अरब ममालिक के एनर्जी सेक्टर और पानी पे अभी हमला होने वाला है, क्योंकि ईरान करेगा। अगर अमेरिका करेगा तो ईरान करेगा। ठीक है। सो कयामत की ये 4-5 निशानियां पूरी तो हो गई। ठीक है, हमने तो अपनी जिंदगी में देख ली। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 48 घंटे गुजरने वाले हैं, 16-17 घंटे रह गए, उसके बाद देखते हैं ट्रंप की बॉल्स में कितना दम है, वो ईरान के एनर्जी सेक्टर को उड़ाता है या नहीं उड़ाता। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें और मौजूदा हालात को इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव और इंटेलिजेंस की आई से देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।